जेड की वैल्यू कैलकुलेशन सिखा दी थी, या जेड इज इक्वल टू 1 और नॉट इक्वल टू 1 तक करवाया था? जेड का तो एक्सप्रेशन z इक्वल्स टू 1 लेस देन 1 वाला करवा। अच्छा ठीक है बेटा। हाँ बेटा, तो वो टॉपिक अभी कंटिन्यू है इसका मतलब हमारा। तो अब हम निकालेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में ही। कल टेस्ट हुआ था क्या आपका, कल आप लोगों का? नो सर। नो सर। हाँ, B01 का होगा फिर, ठीक है बेटा। स्टेट, हाँ बोलो बोलो बेटा, सुन रहा हूँ मैं, बोलो। सर कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। किस चीज के रिगार्डिंग है बेटा? सर स्टेट्स ऑफ मैटर की हैं। नहीं, स्टेट्स ऑफ मैटर के तो हैं, डीपीपी के हैं या मॉड्यूल के हैं, किस चीज से हैं? या सर आपके बुक के मतलब अच्छा, आपके बुक के हैं तो वो अलग से पूछोगे बेटा आप वो। आप मेरे से सर व्हाट्सएप वगैरह भेज के पूछ लेना, क्योंकि ऐसे तो सब लोग अलग अलग बुक करेंगे ना, तो हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। बुक्स वगैरह का है तो आप मेरे को भेज दिया करो, अलग से भी बता दिया करो, कोई अलग बुक कर रहे हो तो आप, ठीक है? ओके सर। हाँ, क्योंकि बेटा सब लोग अलग अलग बुक अगर एंटरटेन करेंगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा ना अपना। वो आपको बता दूंगा अलग से, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया करो। देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर में मैं अपना टॉपिक अपना कंटिन्यू था अभी बेटा। मैं आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बता रहा था, जेड की वैल्यू बता रहा था। अगर जेड इज इक्वल टू 1 होता है तो कौन सा बिहेव होता है बेटा? जेड इज इक्वल टू 1 आइडियल। आइडियल, और जेड नॉट इक्वल टू 1 इट्स मीन्स क्या हो जाएगा? वो नॉन आइडियल नॉन बिहेव हो जाएगा। आइडियल। तो इवन आइडियलिटी या नॉन आइडियलिटी कहाँ तक जाती है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो हम ये निकाल सकते हैं। वेंडर वाल इक्वेशन बता दी थी बेटा मैंने आपको। यस सर। वेंडर वाल इक्वेशन ए और बी सब बता दिया था ना, ये वाला तो बता दिया था ना। यस सर। हाँ, तो देखो अब हम करेंगे बेटा एक्सप्रेशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट डिफरेंट कंडीशन। आपको कंडीशन गिवन होंगी बेटा, एट डिफरेंट कंडीशन। आपको समझना है, जैसे मैं बताऊं उस तरीके से यूज करना। सपोज मैं केस दूं आपको, केस फर्स्ट मैं आपको कह दूं एट लो प्रेशर, और यही सर ये जो हो गया था। एट लो प्रेशर जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी ऐसे करके कुछ वैल्यू निकाली थी, हो गए थे वो। यस सर। जैसे ऐसे किया था मैंने, एट लो प्रेशर, तो लो प्रेशर है तो हाई वॉल्यूम को डोमिनेंट लेना, ये हो गया था। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है बेटा। तो इसमें एट लो प्रेशर पर मैं एक बार लिख देता हूं, अगर लिख दिया है मैंने तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी किया था। वॉल्यूम लो है तो प्रेशर हाई है, इसको कंसीडर करना है आपने। प्रेशर वाला हाई पार्ट है तो उसका काउंटर पार्ट नेग्लेक्ट करना है। P ये कर लिया था बेटा, यस सर कर लिया था। कर लिया था, ठीक है। अच्छा, इसका सेकंड केस कर लिया था एट हाई प्रेशर। तो थर्ड भी कर लिया था। थर्ड भी कर लिया था, मतलब एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये भी कर लिया हाई था। प्रेशर। यस ठीक सर। है, ये हो गया था, और ये फिर हो गया। ग्राफ भी हो गया था। और केस थर्ड भी कर लिया था हमने एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर। और एक मैंने उसके लिए बता दिया था, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए केस फोर्थ। यस सर। यस सर। ये भी हो गया, देन गुड। चलो ये भी हो गया था आपका। तो अब ये हमने z का वैल्यू कैलकुलेशन। हाँ डाउट था एक सर इसमें। मुझे हाँ बोलो। जैसे लो प्रेशर है तो लो प्रेशर पे हम बोलते हैं कि वॉल्यूम हाई होगी, तभी हम जैसे बी भी नेग्लेक्ट करते हैं। हाँ फिर जैसे उसका जो उसका एंड रिजल्ट आता है उसका, तो उसमें जेड जो है वो लेस देन 1 होता है, तो हाँ उसके ठीक है। अकॉर्डिंग तो वी रियल वी आइडल से कम होगा। तो फिर हाँ वॉल्यूम डोमिनेंट होने के बाद भी मतलब वी रियल कम कैसे हो जाता है? नहीं नहीं, उसका रीजन वो उसको सोचना अलग होता है। अगर मान लो लो प्रेशर है ना, इसका मतलब हमें ये सोचना है लो प्रेशर है तो गैस के पार्टिकल एक दूसरे से दूर पड़े हैं। लो प्रेशर का मतलब है गैस के पार्टिकल एक दूसरे से दूर हैं, गैस डेविएट हो रही है आइडियल वे से। अब इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है बीच में गैस के पार्टिकल में, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो तेजी से ये एक दूसरे की तरफ
आने लग जाएंगे। मतलब रिपल्सन तो लो प्रेशर का मतलब जितना दूर थे उतना तो ऑलरेडी है। अब ये क्या है कि प्रैक्टिकली सोचना है, इसका मतलब गैस के पार्टिकल में जगह है। आप जैसे ही प्रेशर लगाना स्टार्ट करोगे लो प्रेशर से, आगे प्रेशर बढ़ने लगेगा तो अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अभी अट्रैक्शन नहीं है, कहने का मतलब अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा पी जेड इज इक्वल टू क्या फार्मूला आया था, 1 से लेस था ना, ए कुछ वैल्यू आई थी, लेस किया था आपने, तो ये वैल्यू अब स्टार्ट हो जाएगी तो ये हमें यस माइनस सर, 1 माइनस ए बाय वी आर टी। हाँ वीआरटी था ना। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाने लगोगे, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाने लगोगे, तो अब ये क्या अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो ये वैल्यू कम होने लग जाएगी, ए से कम होने लग जाएगी। अब जेड जो है 1 से धीरे धीरे जो है कम हो रहा है आपका, तो ये डेविएशन हो रहा है आपका। अब यहां आते आते जब प्रेशर हाई हो गया तो इसका मतलब अब क्या है, अब अट्रैक्शन और नहीं हो सकता। अब गैस के पार्टिकल बिल्कुल क्लोज आ गया, अब अट्रैक्शन नहीं हो गया, तो अब तो सिर्फ क्या होंगे आपके, एक दूसरे से पार्टिकल और कंप्रेस नहीं हो सकते, अब एक दूसरे से दूर दूर जा सकते हैं। तो इसलिए हमें थ्योरेटिकली सोचना पड़ेगा इन चीजों को, साथ में ये मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। क्लियर? सर थोड़ा ऊपर कर दो प्लीज। ये तो कल वाला ये बेटा पिछला हुआ है, ठीक है। सर हाँ सर हाइड्रोजन और हीलियम वाले में मुझे ये समझना है कि हमने ए नेग्लिजिबल क्यों माना था। क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम बेटा सबसे मिनिमम मोलर मास वाली गैसेज हैं। हाइड्रोजन और हीलियम में पोलरिटी भी नहीं है, नॉन पोलर है दोनों गैसेज। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसेज आपकी नॉन पोलर है और सबसे छोटी है। इसका मोलर मास 2 होता है, इसका 4 होता है, तो इनके बीच वेंडरवाल फोर्सेस सबसे वीकेस्ट होते हैं, तो अट्रैक्शन फोर्सेस इसमें नेग्लिजिबल होते हैं, ए नेग्लिजिबल होते हैं इसके। क्लियर? हाँ सर एक ग्राफ पूछना हाँ था बोलो। सर। v और 1/t के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा? PV इज इक्वल टू NRT है। आप किसके बीच खींचना चाहते हो? सर v एंड 1/t। V एंड 1/T, तो V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, है ना। यस सर। तो V को ऐसे लिखूंगा तो ये T की पावर 1 है, नीचे ले जाऊंगा तो ये V अपोजिट हो जाएगा T के। वॉल्यूम बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर के थियोरेटिकल चीज सोच रहे हो ना आप, तो कि ग्राफ खींचना चाहते हो 1/T का, T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो 1/T के क्या हो जाएगा। अब इसका बात का मतलब क्या हुआ, पहले तो मैथमेटिकली इस बात का मतलब समझो। देखो थोड़ी सी मैथ सोचा करो। मैं कह रहा हूं मैं T बढ़ा रहा हूं, तो T बढ़ रहा है तो V भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब मैं Yes, कह sir. रहा हूं अगर मैं T बढ़ा रहा हूं तो 1/T क्या कर रहा हूं, T बढ़ रहा है तो मैं डिक्रीज हो रहा है ना, 1/T डिक्रीज, Yes. 1/T डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब अब अगर आप 1/T डिक्रीज हो रहे हो तो वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ना। यस सर। ठीक है। अब आप कह रहे हो सर इसको भी बढ़ा देते हैं। अगर 1/T को बढ़ाओगे, सोचो 1/T बढ़ा रहे हो तो T क्या हो रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है। 1/T बढ़ेगा तो T तो डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इनवर्सली हो जाएगा ना प्रोपोर्शनल। यस सर। तो ऐसे मैथमेटिकली सोचना है बेटा आपने। सर वैसे इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा? इसका ग्राफ अगर हमें बनाना है 1/T के साथ ले रहे हैं और V इक्वल टू NRT लेते हैं, है ना। तो हम कहते हैं P का V का NRT अपॉन P। तो हम कहते हैं P और V का तो बनाते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनता है ना, P और V। और मैं अगर ये कह दूं कि V और 1/P का बनाओ तो कैसा बनाओगे, 1/P तो सामने पड़ रहा है ना स्ट्रेट, तो स्ट्रेट Yes. बनाओगे आप, तो Straight सेम line. चीज यहाँ काम करेगी ना। T के साथ तो स्ट्रेट पड़ेगा, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, और 1/T क्या जा रहा है, उल्टा। इन प्रोपोर्शन। इस टाइप से बना देंगे। सर लेकिन बुक में ना वो स्ट्रेट लाइन ही दे रखी थी। 1/T के साथ तो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता बेटा,
1/t के साथ स्ट्रेट लाइन किस तरफ दिया उसने, सर वो ऐसे कह रहे हो या ऐसे कह रहे हो? सर सेकंड वाला केस। हाँ, ये सेकंड वाला केस है ना, तो यस ये 1/t का सेकंड वाले केस की प्रोबेबिलिटी हमारी बन सकती है, बिकॉज इसमें क्या, यहाँ पर आपका जो था p और v था, तो इस ग्राफ से कंपेयर किया आपने nRT/p, तो p और v में ये कांस्टेंट आ गया आपका, p और v गया, ठीक है। जब p v कांस्टेंट है तो ये कंप्लीटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तब तो ये ग्राफ आएगा आपका। और अगर आप ऐसे ग्राफ कह रहे हो तो ये तो इक्वेशन में तो नहीं है ना, हमारे इक्वेशन में तो नहीं बन रहा ना। इक्वेशन में तो p बढ़ाओगे तो उससे बस बढ़ाना और घटाना देख सकते हो आप, तो ये कह सकते हैं कि p बढ़ाओगे तो t क्या होगा, बढ़ेगा। p अगर मैं कह रहा हूं t बढ़ाने की बजाय मैं तो कह रहा हूं 1/t, तो इक्वेशन में तो नहीं है ना 1/t। यस सर। इक्वेशन में तो आपको बस सोचना होगा ऐसे कि भाई t बढ़ाओगे इसका मतलब 1/t कम होगा, और t 1/t बढ़ाओगे, 1/t बढ़ाओगे तो इसका मतलब क्या होगा आपका, T कम होगा और t वॉल्यूम कम हो कम होगा। जाएगा। तो इधर t ले लेंगे, इधर v ले लेंगे, तो t कम होता जाएगा, और जैसे इधर t कम होता जा रहा है v बढ़ता जा रहा है, देखो इधर t इधर आता जा रहा है। सर लेकिन इसमें 1/t था t की नहीं, जगह। ग्राफ जो था वो हमारा 1/t की जगह है ना, तो उसका कोई रिलेशन नहीं है हमारे पास, रिलेशन इस इक्वेशन से तो नहीं हो रहा ना ये सोल्व। सर उस बुक में बना हुआ था सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ वो चीज क्या कह रहा हूँ, अगर इस इक्वेशन दी हुई होती तब तो हम इक्वेशन से देखते ना, तो इस इक्वेशन से v और 1/t का रिलेशन तो नहीं दिख रहा ना आपको इस इक्वेशन से। अगर v/t का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन दिखता है इस इक्वेशन से, तब तो ये वाला ग्राफ आता जो ऐसा बना रहे थे हम ऐसे करके, है ना। लेकिन Yes, sir. इस रिएक्शन में दिख रहा है ना, तो हमें क्या होगा उसका ही, बस एक ऐसे बढ़ा रहे हो, एक ऐसे बढ़ा रहे हो, तो दूसरा ऐसे बढ़ा दो, थ्योरेटिकली बनाना है वो आपको, ओके सर। प्रैक्टिकली सर फिर वो स्ट्रेट लाइन होगा या फिर कर्व वाला? वो स्ट्रेट होगा ना फिर बेटा, क्योंकि इस इक्वेशन सर से होता है। लेकिन हाँ बोलो। तो डीपीपी में क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था कौन सा स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, तो उसमें एक तो यही था v और वर्सेस 1/t, एक था v वर्सेस t, और मतलब जितने भी तीन ऑप्शन थे उनमें स्ट्रेट लाइन ही बन रहा था, और ये ऑप्शन था। फिर तो इसमें कोई सा भी आंसर नहीं होगा चारों में नहीं, से। उस वो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये था, जो बाकी क्वेश्चन थे स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन आ रहे थे, जैसे उनको वो जो हमारे डीपीपी में क्वेश्चन था वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन, वो तो क्या है कि जो प्रैक्टिक पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को लेके क्वेश्चन थे वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ये आप जो कह रहे हो ये मैथमेटिकल बस सिंपली बात कह रहे हैं, मतलब आप ग्राफ लो, आप मेरा कहने का मतलब है आपने क्या किया, ग्राफ लिया 20 डिग्री सेल्सियस पर, एक वी नोट कर लिया 2 मिलीलीटर आ गया, फिर आपने क्या किया 40 डिग्री सेल्सियस पर, फिर नोट कर लिया, फिर ग्राफ बना लिया। अब वो कहता है इसकी वैल्यू को उल्टा करो, क्योंकि वो इस इक्वेशन से बात नहीं कर रहा है, ये तो मैथमेटिकल बात कर रहा है ना। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन से हमारा रिलेशन नहीं आ रहा। सर वी और 1/t के बीच, तो इस इक्वेशन से तो नहीं आ रहा ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आ रहा है, टी के साथ कैसे रिलेशन करोगे, इस इक्वेशन से तो नहीं निकालोगे ना आप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो ये ग्राफ हमने बनाया ये v और 1/t के बीच में बनाया ना? हाँ, v और 1/t, लेकिन हमें नहीं सर पता कि v और 1/t के बीच रिलेशन ये है या नहीं है, ये चीज नहीं पता हमें। हाँ, ये तो मैं कह पता रही हूँ है कि कि हाँ, अगर हम अब v और 1/t का स्लोप देखें तो वो होगा v इंटू टी, v डिवाइडेड बाय 1/t, v इंटू टी हो जाएगा स्लोप। v इंटू टी कैसे बेटा? सर वो स्लोप होता है जो y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन हाँ, x एक्सिस लेकिन की क्वांटिटी होती है ना। लेकिन किस इक्वेशन से निकालेंगे ना, वही तो पॉइंट आ रहा है ना, v और t का। नहीं, जैसे इसको ऐसे समझो, अगर मैं इस इक्वेशन में कहता कि v और p के बीच रिलेशन बताओ, और v और 1/p के बीच रिलेशन बताओ, ठीक है, तो इस इक्वेशन से इनका रिलेशन तो आ जाता ना आपका, जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो v इज इक्वल टू क्या आता, एनआरटी
अपॉन पी। अपॉन पी। अब मैं अगर कह देता अमाउंट और टी कांस्टेंट है, अगर ये कंडीशन पता हो मुझे, जैसा आप किसमें बॉयल्स रूल में करते हो, एन भी कांस्टेंट है टी भी कांस्टेंट है, अगर मुझे ये कांस्टेंट पता हो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू मैथमेटिकली के बाई टी आ जाएगा ना बेटा, के बाई पी। तो यहां पर p और v क्या है, ये तो इनवर्सली क्लियर कट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये किससे प्रूव किया हमने, इस इक्वेशन इक्वेशन से। से, है ना। अब ये वाला ग्राफ देखो, सेकंड वाला जो मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ, v वर्सेस बाई पी है, तो अब देखो v वर्सेस बाई है तो v इज इक्वल टू एन आर टी इंटू वन बाई पी लिख सकता हूँ ना मैं इसको। तो अब मैं ग्राफ जो है v और वन बाई पी के बीच बनाना चाहता हूँ ना, अब की बार भी एनआरटी क्या है मेरे पास, कांस्टेंट। कांस्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन बाई पी। तो मैंने कह दिया भाई वन बाई पी के साथ स्ट्रेट ग्राफ आ गया, समझ रहे हो ना बात। अब सर आपका आपकी ना वॉइस जा रही है बीच बीच में। v और p का देखो, दोनों केसेस में आपने ये इक्वेशन जो दोनों निकाला वो कौन से फार्मूले से निकाला आपने, pv इक्वल टू एनआरटी से निकाला ना बेटा दोनों रिलेशन। हेलो, यस सर। दोनों किससे निकाला, आवाज आ रही है ना बेटा। यस सर। सर अब बीच बीच में जा रही है। अच्छा अब आ रही है, तो देखो यस आ रही हमने है। ये देखो दोनों रिलेशन जो निकाले v और p के बीच ना हमारा एनआरटी या कांस्टेंट, है ना, इक्वेशन से। अब आप जिसे कह रहे हो कि सर अगर मुझे p और t के बीच ग्राफ बनाना होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, p और t के बीच, p और t के बीच ग्राफ क्या आ जाएगा, p मतलब एन आर अपॉन वी कांस्टेंट करना पड़ेगा t, तो ये कांस्टेंट आ गया, तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया। ठीक है, अब क्या करना चाहते हैं अपने, आप क्वेश्चन क्या करना चाहते हो, इसे ग्राफ किसके बीच में कर रहे हो बेटा, p वर्सेस, आवाज आ रही है बेटा। यस सर। अब देखो हम क्या करना चाहते हैं, p और किसके बीच ग्राफ बनाना चाहते हैं, वन बाई टी, यही तो पूछ रहे हैं अपने। सर v वर्सेस 1/t था। p वर्सेस वन बाई टी लिखा है ना मैंने, ये नहीं दिख रहा है, ये लिखा हुआ बेटा, लिख रहा है, दिख रही सर v, चलो v कोई फर्क नहीं Yes. पड़ता, वो तो p ले लो चाहे v ले लो, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t तो क्लियर है, p इधर आ जाएगा। अब Yes, v sir. वर्सेस वन बाई टी इस इक्वेशन से तो नहीं निकल रहा ना, कैसे बनाओगे इस इक्वेशन से, देखो निकल ही नहीं पाएगा, मैं ये चीज कह रहा हूं। इसलिए उस ग्राफ को इस ग्राफ से कंपेयर हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं हो। पीवी एनआरटी से v और वन बाई टी का ग्राफ तो नहीं निकल रहा ना, ये निकल रहा है, कहीं भी रख के देख लो, v एन आर टी अपॉन p। अब यहां वन बाई टी कैसे लाओगे आप, स्लोप तब देखोगे जब आप वन बाई टी के साथ इसका ग्राफ देखो। हाँ ये जरूर बता सकते हैं भाई, इस रिलेशन से ये क्लियर है कि ये चीज अगर कांस्टेंट है तो थियोरेटिकली तो कह सकते हो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बोल सकते हैं ना, टेम्परेचर Yes, बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और हम ये बोल सकते हैं कि भाई टेम्परेचर अगर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा मतलब वन बाई टी बढ़ेगा, है ना, मैथमेटिकली सोच सकते हो आप। इस इक्वेशन से नहीं दिख रहा ये रिलेशन, मतलब इसमें ग्राफ नहीं आ रहा, कोई इक्वेशन नहीं आ रही ग्राफ की, तो टेम्परेचर घटेगा तो वन बाई टी बढ़ेगा, अगर वन बाई टी बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज। ये तो बता सकते हैं अपने कि टी बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा और वन बाई टी बढ़ेगा तो वी घटेगा, लेकिन इस रिलेशन कहीं भी ये पता नहीं लग रहा कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन अपॉन टी है, यस सर। नहीं पता लग रहा ना, जैसा किसमें पता लग रहा था हमें, ये वाले में। सर लेकिन हाँ, अगर ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t होता फिर तो वो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन बाई टी ओरिजिन से कैसे करेंगे ना अपने, एक तो ऐसे करोगे, एक ग्राफ आपका ये जा रहा है, ये जो ग्राफ है ये आपका किसका है, v बढ़ाओगे तो t भी बढ़ेगा। अब वो मैथमेटिकली कह रहा है t मत लो, यहाँ पर क्या ले लो, 1/t। वन बाई टी, तो वन बाई टी जो आपकी मिनिमम चीज है वो क्या हो,
मैक्सिमम। फिर और जो मैक्सिमम है वो मिनिमम। मिनिमम। ये तो समझ रहे हो बात? यस सर। ये है बेटा इसमें। तो मैथमेटिकली रिलेशन नहीं है, वो पी और वी में रिलेशन था, इसमें रिलेशन नहीं है। इसमें इतना बता सकते हैं ये बढ़ रहा है, ये कम था, फिर बढ़ने की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब जो उल्टा करेंगे तो जो वॉल्यूम, ये वाली चीज जो कम थी वो बड़ी हो जाएगी, और जो बड़ी थी वो कम हो जाएगी। सर ये ग्राफ मतलब 90 डिग्री टर्न हो जाएगा ना फिर? 90 डिग्री टर्न कैसे बोल सकते हैं? 90 डिग्री मतलब 90 मतलब डिग्री। स्टार्टिंग है वो ऊपर हो जाएगी, नीचे इस हाँ तरह का। हाँ, ये बोल सकते हैं। जो स्टार्टिंग है वो क्या हो जाएगी, जो मिनिमम था वो ऊपर चला जाएगा। यस हाँ, सर। उल्टा हो जाएगा। ये नीचे था, अब यहाँ ऊपर आ गया, देखो ये क्या। ओके। सर फिर हमारे पास क्योंकि इसके लिए कोई इक्वेशन तो है नहीं, तो फिर हाँ हमें हाँ, बस, यही पॉइंट है बेटा कि इक्वेशन होता तो फिर हम ग्राफ एक्यूरेट बता सकते थे फिर तो हम। हाँ मतलब अभी बस हम इतना बता सकते हैं कि वो ऊपर से स्टार्ट होके नीचे जाएगा। नीचे की तरफ जाएगा। हाँ हाँ, यही कह रहा हूँ तो बेटा फिर मैं। सर वो या तो ऑप्शंस इसी हिसाब से दिए होंगे, स्ट्रेट लाइन और कर्व दोनों हाँ, नहीं देंगे वो लोग एक और में। दोनों नहीं देंगे, कोई एक देगा, वो तो थियोरेटिकली क्वेश्चन बनाएगा तो, है ना, हाँ फिर उसमें से हो ही जाएगा। उसमें हो जाएगा बेटा। क्लियर है? अब देखो बेटा, इसके बाद क्या है, अब हमारे पास एक फिनोमिना आता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको लिखते हैं टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एंड्रयूज साइंटिस्ट है, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया उसको देखते हैं। एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ CO2। CO2 गैस को लिक्विफाई करने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया बेटा। उसने एक्सपेरिमेंट किया और प्रेशर और वॉल्यूम को चेक किया, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो उसने क्या है, सपोज कम टेम्परेचर लिया, सपोज 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया, और गैस का लिक्विफिकेशन किया, तो मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो ऐसे ग्राफ आया। वॉल्यूम ज्यादा था तब गैस थी, और गैस पर जैसे जैसे प्रेशर लगाता गया, तो उसने देखा कि एक टाइम ऐसा आया जब वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने लग गई, और तब तक ग्राफ कांस्टेंट मिला जब तक गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता गया। जब गैस सारी लिक्विड बन गई, फिर उसने देखा कि प्रेशर कितना भी बढ़ाऊं लेकिन वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, क्योंकि जब लिक्विड बन जाएगा, सपोज वाटर है, वाटर पर अपने बहुत ज्यादा प्रेशर लगाए लेकिन उसके वॉल्यूम में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब उसने क्या किया, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के ये एक्सपेरिमेंट किया। सपोज हम 10 डिग्री सेल्सियस पर देखते हैं, तो उसने देखा 10 डिग्री सेल्सियस पर ये जो आपका ये जो बीच वाला प्रोसेस है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला, ये लाइन लिक्विड शो कर रही है, ये लाइन गैस शो कर रही है, और ये वाला बीच वाला जो पाथ है बेटा, ये क्या शो कर रहा है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैस का लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। जब उसने टेम्परेचर को बढ़ाया तो उसने देखा कि ये पाथ जो है इसकी लेंथ कम आई, ये लेंथ छोटी होगी, गैस आया और लिक्विड रहा। और फिर टेम्परेचर, और उसने जैसे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर देखा तो ये पाथ और छोटा आ गया। ये चीज शो होती जा रही थी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे थे CO2 का, तो उसका लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट होता जा रहा था, बीच वाला पाथ जो है छोटा होता जा रहा था। और उसने देखा कि 31.1 डिग्री सेल्सियस किया तो बड़ा डिफिकल्टी से लिक्विफिकेशन हुआ तो सही, बट बहुत हाई प्रेशर लगाना पड़ा, थोड़ा सा पॉइंट आया। और इससे ऊपर टेम्परेचर लिया उसने, टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दिया तो गैस लिक्विफाई हुई ही नहीं, गैस गैस ही रही, यहां गैस लिक्विड हुआ। तो इसका मतलब CO2 को 31.1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर पर रखकर अब इससे ऊपर टेम्परेचर पर रखें, फिर चाहे कितना भी प्रेशर लगाएं, ये CO2 लिक्विफाई नहीं होगी। तो एक टेम्परेचर होता है बेटा किसी भी गैस का, जहां से वो प्रेशर लगाने से लिक्विफाइड होना स्टार्ट होती है। ये टेम्परेचर अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। तो जैसे CO2 के लिए टेम्परेचर कितना आया आपका, इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर है कि CO2 के लिए टेम्परेचर कितना आया बेटा, देख रहे हो ग्राफ में, 31.1 डिग्री डिग्री। सेल्सियस। अगर CO2 को लिक्विफाई करना है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इजीली होगा या 31.1 पे? 0 डिग्री सेल्सियस पर।
0 पर, मतलब जितना कम टेम्परेचर होता जाएगा 31.1 से कम टेम्परेचर होगा, देखो प्रेशर बहुत कम लगा, 0 पर तो इतना ही प्रेशर लगा, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस क्या गैस गैस ही रही, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या डेफिनेशन बना, ए पार्टिकुलर टेम्परेचर फॉर पार्टिकुलर गैस above this temperature that gas, अबो का मतलब अपर वैल्यू बोल रहा हूं, एट नहीं कह रहा, अबो कह रहा हूं, अपर। ए पार्टिकुलर टेम्परेचर फॉर पार्टिकुलर गैस above this temperature that gas cannot be liquefied by applying any range of pressure, by applying any range of pressure is known as critical temperature। तो इसका मतलब बेटा कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, रूम टेम्परेचर क्या लेते हैं जनरली हम, रूम टेम्परेचर पर किसी गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं, रूम टेम्परेचर जनरली हम 25 लेते हैं बेटा। रूम टेम्परेचर जनरली क्या टेम्परेचर लिया जाता है, 25। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पर CO2 पर प्रेशर लगाना स्टार्ट करें तो CO2 बेटा लिक्विफाई होनी स्टार्ट हो जाएगी, CO2 लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस जैसे CO2, तो वो 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विफाई होगी। लेकिन मान लो किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, और रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। और किसी का अगर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है क्रिटिकल, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, हो जाएगी। हो जाएगी। इसका मतलब गैस लिक्विफाई कौन जल्दी होती है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम हो या जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो गैसेस इजीली लिक्विफाई होती हैं। तो इसका हमारे क्या है कि एक डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं, क्रिटिकल टेम्परेचर निकालने का फार्मूला होता है, ये ए और बी पर डिपेंड करता है किसी भी गैस का, TC 8A/27, लेट मी कंप्लीट बेटा फिर बात करता हूं मैं आपसे, 8A/27 RB। ए क्या चीज है यहां पर, वेंडरवाल कांस्टेंट, ए वेंडरवाल कांस्टेंट बी। ए किसके लिए रेस्पॉन्सिबल था, अट्रैक्टिव फोर्सेस, और बी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल था, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव। तो इस चीज से बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि आई टोल्ड यू दैट इफ यू वांट टू लिक्विफाई द गैस या यू वांट टू सी द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन देन इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो उसके लिए क्या बताया था मैंने, ए क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ए अट्रैक्टिव फोर्सेज है ना, तो नॉट फॉर लिक्विफिकेशन, ए क्या होना चाहिए, हाई, और बी क्या होना चाहिए, लो। रिपल्सिव फोर्सेज है, रिपल्सिव फोर्सेज कम होने चाहिए, अट्रैक्टिव ज्यादा होने चाहिए। तो ए बी का रेशियो क्या होना चाहिए, हाई। मैथमेटिकली सोचते जाओ बेटा, इस चैप्टर में थोड़ी सी मैथमेटिक्स जरूर है, वो दिमाग चलना चाहिए। ए ज्यादा कह रहा है, बी कम कह रहा है, तो ए बी का रेशियो क्या होना चाहिए, हाई। तो यही ए बी का रेशियो ही तो है। अगर ए बी का रेशियो ज्यादा होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अपने आप चीज आगे जुड़ गई ना मैथमेटिकली। तो आपके दिमाग के क्वेश्चन शायद पूछना यही चाहते होंगे आप। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज्यादा होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर उसी गैस का ज्यादा होगा जिसका ए ज्यादा होगा और बी कम। सकते हैं तो एक की हैं वॉइस बीच में कट रही है। यस क्या सर। सभी के साथ ऐसा हो रहा है क्या बेटा, यस सर, बहुत ज्यादा। यस सर। जस्ट ए मिनट मैं इसको देखता हूँ स्पीकर।
हेलो बेटा, अब आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, आ रही है। एम आई ऑडिबल क्लियरली नाउ? यस। लिसन मी, जैसे से मैंने बोला है कि फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, अगर हम किसी गैस का लिक्विफिकेशन देखना चाहते हैं, देन वी विल कंसीडर द वैल्यू ऑफ ए बी, या रेशियो ऑफ ए बी, या क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हमने क्या बोला कि जितना ए ज्यादा होगा बेटा, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन डिपेंड अपॉन द क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड यू नो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑलरेडी डिपेंड बाय दिस फार्मूला ए एंड बी। तो जितना ए ज्यादा होगा बेटा, बी कम होगा, तो ए बी का रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, और जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका लिक्विफिकेशन इजिली हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि सपोज CO2 है, CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना बताया बेटा? एंड्रयूज के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा 31.1। तो उसको रूम टेम्परेचर पर हमें ठंडा करने की जरूरत ही नहीं है, रूम टेम्परेचर पर 25 है, उस पर इजीली लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट हाइड्रोजन और हीलियम का लिक्विफिकेशन बड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज उनके क्रिटिकल टेम्परेचर माइनस में। जैसे नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, तो इनको लिक्विफाई करने के लिए इनकी क्रिटिकल टेम्परेचर तक से नीचे टेम्परेचर करना पड़ेगा हमें। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ऑलरेडी, मान लो किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर है सपोज -5 डिग्री सेल्सियस, किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस, क्या रूम टेम्परेचर पर ओनली प्रेशर से लिक्विफाई कर सकते हो बेटा उसको? नो सर। क्रिटिकल टेम्परेचर है -5, तो एटलीस्ट उसको कहां पर करना पड़ेगा अपने को? ऐसी इतनी ठंडी जगह पे ले जाना पड़ेगा जहां पर टेम्परेचर कितना हो, -5, फिर जाके उसका लिक्विफिकेशन स्टार्ट होगा। दैट्स वाई वी से कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका लिक्विफिकेशन इजी हो जाता है। इज इट क्लियर? क्रिटिकल टेम्परेचर वाला पॉइंट क्लियर है बेटा? यस सर। अब देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर लगता है उसको हम क्रिटिकल प्रेशर या क्रिटिकल वॉल्यूम बनता है उसको क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। तो क्रिटिकल प्रेशर मींस पीसी। ये क्या होगा? मैक्सिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस at its critical temperature उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल प्रेशर का वैल्यू होता है A/27B²। ये TC = 8/27RB, A/27B²। और जो क्रिटिकल प्रेशर पर बेटा वॉल्यूम बनेगा उसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम बोल देंगे। नाउ definition of critical volume, critical volume मतलब 20। ये क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ पार्टिकुलर गैस at critical temperature and क्रिटिकल प्रेशर। इसकी वैल्यू होती है VC = 3B। वैंडरवाल कांस्टेंट A पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ B पर डिपेंड करता है। तो अगेन इफ वी सी द क्रिटिकल टेम्परेचर, द पॉइंट क्रिटिकल टेम्परेचर, सो वी कैन से दैट, यहां पर हम लिख सकते थे नॉलेज क्लाउड में, हम क्या लिख सकते थे? सो इसका मतलब हायर द critical temperature of gas, more easy its liquefaction। अब अगर तीनों को मिला दें, इसका मतलब यहां पर गैसेस के बिहेव आइडियली नहीं रहे बेटा। जब A और B आ रहा है और गैस लिक्विफिकेशन की तरफ जा रहा है, इट मींस A और B आ रहा है, लिक्विफिकेशन की तरफ जा रहा है, तो डेविएशन तो हो ही रहा है गैस में। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होते जाएंगे तो लिक्विफिकेशन की तरफ चला जाएगा वो। तो इस टाइम पे हम एक निकालते हैं, इसको बोलते हैं क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सपोज ZC। देखो बेटा, पहले हमने किया है, हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा था Z = क्या था? PV/nRT।
जो भी प्रेशर और वॉल्यूम और एनआरटी का रेशियो होता है उसको जेड बोलते थे बेटा। अगर मैं इसको 1 मोल के लिए बोल दूं, फॉर 1 मोल, तो ये क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या मोलर फैक्टर भी बोल सकते हो। तो ये हो जाएगा जेड, वैल्यू आ जाएगी पीवी अपॉन आरटी। वॉइस क्लियर है बेटा? अब वॉइस क्लियर है ना? अब सपोज हम क्या निकालना sir. चाहते हैं? अब निकालना Yes, sir. चाहते हैं क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, सपोज जेड सी 1 मोल के लिए। तो ये आ जाएगा पी की जगह पीसी, वी की जगह वीसी, आर टीसी, सपोज फॉर 1 मोल। तो पीसी की वैल्यू अभी हमने वो याद करनी है आपको बेटा डायरेक्ट। अभी पीसी का वैल्यू किया हमने, कितना आया था पीसी का वैल्यू? ए अपॉन 27 की स्क्वायर। बी स्क्वायर। वीसी का वैल्यू रख दो बेटा 3B. 3b, और आर आ गया। टीसी का वैल्यू रख दो 8a 8A by अपॉन 27 RB। 27 आरबी आ गया था। अब देखो जो कैंसिल आउट होता है बेटा, कैंसिल आउट कर दो। 27 से 27 कैंसिल हो गया, दोनों बी से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो एक फिक्स वैल्यू रह गई 3/8। इसका मतलब कोई भी गैस हो उसका क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर 1 मोल गैस वो फिक्स आएगा बेटा, वो आएगा 3/8। जेड सी आपका हमेशा फिक्स रहेगा, किसी के लिए वैल्यू निकालना है तो 3/8। तो एक ये छोटा सा पॉइंट है बेटा आपके लास्ट में दिया हुआ है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, प्रेशर, उसके मीनिंग्स आपने समझने। या कई बार वो क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पूछता है, किसी का भी होगा तो आगे है ना। तो गैस में 3 ही तो पार्टिकल में चीजें हो सकती हैं, या आइडियलिटी हो सकती है या सर डेवी। हाँ बेटा बोलो। सर अभी आवाज चली गई थी। Yes, sir. बेटा क्यों जा रहा है मुझे नहीं लग रहा यहाँ पर, तो मेरे पास तो नॉर्मल हो सकता है नेट का कोई आज इश्यू आ रहा हो। तो जेड सी इज इक्वल टू, मुझे बता देना बीच में चला जाए तो फिर मैं देखूंगा, क्योंकि बाकी तो मुझे यहाँ ओके दिखाई दे रहा है सब। तो जेड सी इज इक्वल टू 3/8 हो गया। जेड सी इज इक्वल टू 3/8। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है कोई भी गैस हो उसके लिए फिक्स आएगा, वो आएगा 3/8। तो एक छोटा सा टॉपिक ये आपके दिया हुआ है जो आप कहते हो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। एक आपका पॉइंट आता है बेटा इसी टाइप से टेम्परेचर से, आपने अभी एक क्रिटिकल टेम्परेचर किया है, एक क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको किससे लिखा आपने? टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर। और एक होता है बेटा बॉयल्स टेम्परेचर। अब 3 टेम्परेचर को देखो कंपैरिजन कर रहे हैं। बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर होता है टीबी, और एक होता है एंड इनवर्जन टेम्परेचर। इनवर्जन टेम्परेचर को बोलते हैं हम टीआई। इन तीनों टेम्परेचर में क्या रिलेशन है और तीनों टेम्परेचर क्या एक्चुअली बताना चाहते हैं? देखो क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस की तरफ ले जा रहे हो बेटा आप, तो इसका मतलब जब कभी भी मैं क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करूंगा, ये कब आएगा क्रिटिकल टेम्परेचर? जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होने लगेंगे, गैस के पार्टिकल में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंसी होने लग जाए, डोमिनेंट होने लग जाए। क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगे तभी तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस आएगा। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस होने लग जाए। और इसका आपने फार्मूला पढ़ा, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या बोल रहा बेटा? ये फार्मूले याद करने इसलिए पूछ रहा हूं बीच बीच में, अभी 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है आपका? 8A अपॉन 27 RB। 27 आर। अब ये बॉयल टेम्परेचर क्या है? बॉयल टेम्परेचर का मतलब ये होता है जब आपके ना तो अट्रैक्टिव फोर्सेज हो ना रिपल्सिव फोर्सेज हो, कोई भी डोमिनेंट ना हो, नो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट, नाइदर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर जब किसी पार्टिकुलर गैस पे ना अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो और नाइदर कौन से फोर्सेस बेटा? रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो। जब ऐसा केस आता है तो इसका मतलब उस टाइम पे कैसा बिहेव हो जाता है?
आइडियल बिहेव, तो लिक्विफिकेशन का तो पॉइंट ही नहीं उठता, फिर हमारी कौन सी गैस हो जाएगी? आइडियल गैस। तो इसका मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि बॉयल टेम्परेचर क्या चीज है, तो बॉयल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई गैस आइडियल बिहेव करती है। वो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग टेम्परेचर आता है, तो गैस बिहेव आइडियली। सो मैं क्या लिख सकता हूं? दैट टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस बिहेव आइडियली। अगर रियल गैसेस आइडियली बिहेव करने लग जाती हैं, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉयल टेम्परेचर। और बॉयल टेम्परेचर पर इस टाइम पे ना अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा और ना ही रिपल्सिव फोर्सेस होगा, मतलब बिहेव हो जाएगा बेटा आपका आइडियली हो जाएगा। तो ये जो इसको बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर, और इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है ए अपॉन आर बी। मतलब मैं ये लिख सकता हूं 1 A अपॉन आर बी। इसका मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से बड़ा होगा हमेशा बॉयल टेम्परेचर। एक्सप्रेशन से भी दिख रहा है, देखो क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस के लिए कितना आ रहा है? 8A अपॉन 27 आरबी, तो 1 से कम हो गया ना, ये 1A अपॉन आरबी से तो कम हो गया, 8 अपॉन 27 है, 1/3A अपॉन आरबी। तो जब आप किसी गैस के बारे में सोचते हो, उसके टेम्परेचर देते जाते हो, टेम्परेचर सोचते हो, तो जो कम टेम्परेचर की तरफ वो क्रिटिकल टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जिस टाइम पे ना उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे ना रिपल्सिव फोर्सेज, बट वो जो टेम्परेचर आएगा बॉयल टेम्परेचर आएगा। और ऐसा करते करते जाएं तो एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा, इसका बिहेव, ये जो अट्रैक्शन हो रहा है इसके अपोजिट रिपल्सिव फोर्सेज डोमिनेंट हो जाएंगे, जिसको हम इन्वर्जन कह रहे हैं, इफेक्ट इन्वर्ट हो रहा है। देखो तो यहां पर जो हम कहेंगे, यहाँ कौन से फोर्सेज रिपल्सिव, कौन से फोर्सेज डोमिनेंट हो जाएंगे? रिपल्सिव। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं किसी पार्टिकुलर गैस में, तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसमें रिपल्सिव फोर्सेज डोमिनेंट होंगे। अभी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि रिपल्सिव फोर्सेज डोमिनेंट होने पर क्या होगा कि ये गैस, अभी मैं बताऊंगा, इस पॉइंट को अलग से करेंगे। इस टाइम पे गैसेस जो होती हैं, रियल गैसेस, चेंज इट्स कूलिंग इफेक्ट इनटू हीटिंग इफेक्ट। अब ये क्यों होता है, अभी बात करते हैं अपने, थर्मोडायनेमिक्स का पॉइंट आ जाएगा। कूलिंग इफेक्ट इनटू हीटिंग इफेक्ट, इनका इफेक्ट इनवर्स हो जाएगा ड्यूरिंग, एक एक्सपेंशन होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक ये बताऊंगा बेटा, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, या क्योंकि यहाँ क्लोज होने वाला है चैप्टर, तो उसमें ये चीजें अब अगले चैप्टर वाली कुछ कुछ चीजें आने लग जाएंगी। तो रियल गैसेज चेंजेस इनटू कूलिंग इफेक्ट इनटू हीटिंग इफेक्ट। जो गैसेस कूलिंग, अब क्या होता है ये भी बता रहा हूं, लेकिन अभी इतना कर लो, इन्वर्जन का मतलब है इफेक्ट इन्वर्ट हो रहा है। कौन सा इफेक्ट इन्वर्ट हो रहा है बेटा? पहले क्या इफेक्ट था, सपोज किसी रियल गैस का कूलिंग, और वो कौन से इफेक्ट में जा रहा है आपके? हीटिंग। जब वो गैस एक्सपेंड होगी तो कूलिंग से हीटिंग में जाता है, तो इफेक्ट इन्वर्ट होता है, और ये तब होता है जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं। इस टेम्परेचर को बोलते हैं इन्वर्जन। तो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होगा कि इस बॉयल टेम्परेचर से भी ज्यादा होगा, और ये बिल्कुल डबल होता है बेटा, देखो 2A अपॉन आरबी। तो इसका मतलब क्लियर है कि इन तीनों टेम्परेचर को अगर कंपेयर करें फॉर पार्टिकुलर गैस के लिए, तो वॉइस नहीं आ रही। किसी पार्टिकुलर गैस के लिए, एक पार्टिकुलर गैस है, सपोज आपका कोई पार्टिकुलर गैस है, तो पार्टिकुलर गैस के लिए, आ रही है बेटा, आवाज आ रही है? यस आ सर। रही है। सर आवाज आ रही है। हाँ, तो पार्टिकुलर कोई गैस है बेटा, पार्टिकुलर गैस के लिए सबसे इन तीनों टेम्परेचर में कंपेयर करोगे तो जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उससे बड़ा कौन सा टेम्परेचर आएगा? बॉयल, क्योंकि 1A अपॉन आरबी है। 1A अपॉन आरबी से बड़ा टेम्परेचर क्या बनेगा उसका? इन्वर्जन। और क्लियर कट दिखाई भी दे रहा है बेटा, फार्मूलों से भी पता लग रहा है, वैसे भी पता लग रहा है। जब अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे तब वाला क्रिटिकल टेम्परेचर, रिपल्सिव फोर्सेज ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, इन्वर्जन टेम्परेचर। और इवन आप देख रहे हो इन्वर्जन टेम्परेचर तो किसी भी गैस के बॉयल टेम्परेचर का डबल है। इन्वर्जन टेम्परेचर ट्वाइस ऑफ बॉयल टेम्परेचर। देखो बॉयल टेम्परेचर कितना था बेटा? A अपॉन आरबी, और इन्वर्जन टेम्परेचर कितना आ रहा है? 2A अपॉन आरबी। तो हमारे किसी भी गैसेस के लिए 3 टाइप के टेम्परेचर
हमें स्टडी करने होते हैं। फर्स्ट है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, जहां पर गैसेस के पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होने चाहिए, लिक्विफिकेशन की तरफ जाना चाहिए, वो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। एक ऐसे कोई भी पार्टिकुलर गैस जो है वो आइडियल बिहेव करे, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉयल टेम्परेचर। लास्ट वन, जब गैस अपना नॉर्मल इफेक्ट जो कूलिंग से हीटिंग, ये अभी बताने जा रहा हूं, अभी आ रहा हूं मैं, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, हीट उसका कूलिंग इफेक्ट इनटू हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो उसको बोलते हैं उसका इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर उससे भी बड़ा होगा। अभी एक बार तीनों का कंपैरिजन क्लियर है बेटा? चलो मैं आगे जिससे। यस सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। जो सर क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, वो उसमें अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो बस उससे डिवाइड कर देंगे ना, मतलब पीसीवीसी अपॉन हाँ टीसीआर को। हाँ हाँ बेटा, जहां एन की वैल्यू आएगी वहां कर देंगे हम। ओके सर। वो सब फार्मूले से, जो हमारे पास फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। अब देखो पॉइंट एक आया है, या मैं थोड़ा सा उसको आप एक्सप्लेन कर देता हूं। ये अभी मैंने एक इन्वर्जन टेम्परेचर किया है, तो इन्वर्जन टेम्परेचर हम उसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर। देखो बेटा, कोई भी गैसेस अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है तो उस गैस एक्सपेंड होती है, और ड्यूरिंग एक्सपेंशन उसका टेम्परेचर डाउन होता है और वो कूलिंग इफेक्ट शो करती है। इसको बोलते हैं जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है? व्हेन रियल गैसेस passes from high pressure region to low pressure region through porous plug और थ्रोटल, मतलब जिसमें बहुत छोटे छोटे सुराख हों, इस तरह की चीज, पोरस प्लग, थ्रोटल, देन ड्यूरिंग expansion of gas there is decrease in temperature of gas and cooling is observed during this adiabatic expansion. Adiabatic expansion. Suppose प्रैक्टिकल भी रियलाइज कर सकते हो बेटा, कि सपोज हमारे पास कोई रीजन है और यहां प्रेशर हाई है और यहां कोई गैस भरी हुई है, हमने गैस के पार्टिकल है, इसको हम किसी थ्रोटल जैसे कॉटन वगैरह लगा करके इससे पास करते हैं। बाहर का रीजन है सपोज लो प्रेशर वाला है, तो जैसे ही ये बेटा गैस के पार्टिकल बाहर आएंगे तो बाहर आकर के ये एक्सपेंड होने लगेंगे, और जैसे ही एक्सपेंड होने लगेंगे तो एक्सपेंशन में ये ड्यूरिंग जो एक्सपेंशन होगा, इनका अट्रैक्शन फोर्स जो ब्रेक होगा बीच वाला, ये अट्रैक्शन फोर्सेस ब्रेक होगा तभी तो एक्सपेंड होगी ना गैस, एक दूसरे से दूर जाएंगे पार्टिकल। तो इसको बोलते हैं, इसमें आप हीट वीट कुछ नहीं करोगे। जब हम हीट वीट कुछ नहीं देते हैं तो आने वाले चैप्टर में आप पढ़ने जाओगे कि इसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडिया नाम है, याद रखना है, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा होता है? जिसमें नाइदर गेन नोर लॉस ऑफ हीट, तो उसको एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। Q इज इक्वल टू 0 बोलते हैं, हीट का फ्लो 0 बोलते हैं। तो एडियाबेटिक, आपने कोई हीट नहीं दी, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जैसे ही गैस, आपकी रियल गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आई और एक्सपेंड हुई,
तो ये जो आपका एक्सपेंशन हुआ इसको हमने एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ, इसको बोलेंगे एडियाबेटिक एक्सपेंशन। जैसे ही गैस एक्सपेंड हुई उस एक्सपेंशन को एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ तो वहां कूलिंग हो गया, इसको बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट। ऐसा हुआ क्यों बेटा, जरा देखो कि जैसे ही गैस एक्सपेंड हुई तो रियल गैसेस है, गैस तो रियल है ना आपकी, आइडियल तो है ही नहीं, आइडियल में तो ये बिहेव आएगा ही नहीं, क्योंकि आइडियल गैसेस के बीच गैसेस के पार्टिकल में कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्सन नहीं होता है, तो यहां अट्रैक्शन फोर्सेस काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आए तो गैस पार्टिकल ने अपने अट्रैक्शन को ब्रेक किया, और ये जो अट्रैक्शन ब्रेक किया, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए इसने अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च की। हर सिस्टम के पास अपनी एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। वो एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, एनर्जी खर्च होगी तो उसका टेम्परेचर डाउन जाएगा, इसलिए कूलिंग इफेक्ट आया। ये कहां कर रहे हो आप, ये प्रैक्टिकल जो कर रहे हो एट रूम टेम्परेचर पर कर रहे हो। किसी भी गैस को एट रूम टेम्परेचर पर आप स्टडी करो, तो जैसे रूम टेम्परेचर पर आप स्टडी करोगे तो इसमें क्या हुआ कि गैस uses its internal energy to break their intermolecular attraction। अब बेटा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन टूटेंगे तो गैस एक्सपेंड होने लग जाएगी, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, और उसने इंटरनल एनर्जी यूज की है, लोअर द इंटरनल एनर्जी। जितना इंटरनल एनर्जी कम होता जाएगा, लोअर एनर्जी को मैं सपोज ई या यू से लिखता हूं, आगे भी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, लोअर द यू लोअर द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसलिए गैसेस कूलिंग इफेक्ट शो करेंगी। बट अगर इस प्रैक्टिकल को आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ करते जाओ बढ़ाते जाओ करते जाओ बढ़ाते जाओ करते जाओ, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ये वाला रूम टेम्परेचर वाला टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओ और प्रैक्टिकल रिपीट करते जाओ, तो एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जहां पर इनके बीच का अट्रैक्शन या रिपल्सन तोड़ने की इसको इंटरनल एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर ही यूज हो जाएगा। तो एक टेम्परेचर होगा एट पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, वही गैस जो आपकी कूलिंग इफेक्ट शो कर रही थी एट पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, अब वो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है, वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर गैसेस डज नॉट शो कूलिंग और हीटिंग, कुछ भी शो नहीं करेगी बेटा उसने। बट अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे आप, तो बढ़ाते जाओगे तो रिपल्सिव फोर्सेस बहुत डोमिनेंट होते जाएंगे, और टेम्परेचर आगे ले जाओ, और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इस पार्टिकुलर टेम्परेचर से अबो लोगे, अबो दैट टेम्परेचर। अगर आपने यही प्रैक्टिकल इस टेम्परेचर से भी ऊपर टेम्परेचर पर रिपीट कर दिया, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर मिल जाएगा कि गैस आपस का एक्सपेंशन भी कर लेगी, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को भी तोड़ देगी, तब भी कुछ टेम्परेचर उसको इंटरनल एनर्जी को मिल जाएगा। इसलिए जो गैसेज होंगी, अब गैसेज बिहेव या गैसेज शो हीटिंग इफेक्ट। तो इसका मतलब ये जो टेम्परेचर है किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पार्टिकुलर गैस के लिए, जब ना तो वो कूलिंग शो करती है ना हीटिंग शो करती है, इस टेम्परेचर के ऊपर वो हीटिंग शो करेगी, इससे नीचे कूलिंग शो करेगी, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। ये किसी भी गैस का पार्टिकुलर टेम्परेचर इन्वर्जन होता है जो 2a/RB के इक्वल आता है। तो ये आपका इन्वर्जन टेम्परेचर होता है। बट ये एट रूम टेम्परेचर पर भी दो गैसेस ऐसी हैं, इस गैस का इस प्रैक्टिकल का वो है एक्सेप्शन है, वो है हाइड्रोजन और हीलियम। क्योंकि अभी मैं आप थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम में तो ए वैसे ही नेग्लिजिबल है, ए है ही नहीं, अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं है, तो तोड़ने की क्या जरूरत है, वो तो रूम टेम्परेचर पे हीटिंग शो कर देगी। इसलिए आप अलग से ये भी याद करोगे, बाकी सारी गैसेज रियल ऐसे बिहेव करती हैं, बट दो गैसेज ऐसी हैं, कौन सी आपकी, हाइड्रोजन। सर ये इन्वर्जन टेम्परेचर थर्ड वाला होगा जिसमें एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है, या नहीं, फिर ये सेकंड वाला जो आपने इन्वर्जन mention किया है? टेम्परेचर इसको बोलेंगे जिस टेम्परेचर पर वो गैस ना कूलिंग शो कर रही है और ना हीटिंग। इस टेम्परेचर से ऊपर वाला टेम्परेचर जो है
वो तो फिर हीटिंग शो करने लग गया था, लेकिन हमें तो वो टेम्परेचर नोट करना है जहां पर ये अपना इफेक्ट कूलिंग से हीटिंग की तरफ कन्वर्ट करेगा, तो ये इन्वर्जन टेम्परेचर होगा पार्टिकुलर, जिस पर इफेक्ट चेंज होने जा रहा है, जस्ट इसके बाद इफेक्ट चेंज हो जाएगा। सर। ऐसे तो ऊपर वाले तो बहुत सारे टेम्परेचर बन जाएंगे ना, हमें तो एक टेम्परेचर लेना है, तो 2A/RB। तो नोट क्या हुआ, एक मैंने और बताया ओके आपको, सर। नीचे क्या लिखा है मैंने, दो गैसेज ऐसी हैं, कौन सी वाली, हाइड्रोजन एंड हीलियम शोज हीटिंग इफेक्ट, मतलब ये कूलिंग इफेक्ट नहीं देती इवन एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू, क्योंकि इसके अट्रैक्टिव फोर्सेस है ही नहीं, तो ब्रेक किसको करना है, ड्यू टू देयर नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस। सर इन्वर्जन टेम्परेचर फिर से बता दो, लास्ट में जो आपने बताया था। इन्वर्जन टेम्परेचर का मतलब है बेटा, किसी एक गैस का जो कूलिंग बिहेव हो रहा है वो हीटिंग में कन्वर्ट हो जाए। किसी पार्टिकुलर गैस को आप रूम टेम्परेचर पर एक्सपेंड कराओ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, तो कूलिंग देगा। क्लियर, ये क्लियर हो गया। जैसे आप किसी क्या करना, एक ट्यूब उठाना, टायर का ट्यूब होता है जो एक साइकिल की ट्यूब होती है, उसके अंदर पिन करके देखना, कभी ट्यूब के अंदर प्रेशर हाई होगा और ट्यूब के बाहर प्रेशर कैसा होगा बेटा, लो होगा ना। आ रही है मेरी आवाज, आ रही है। मैं एक प्रैक्टिकल आपसे शेयर कर रहा हूं कि आपने कभी आपके जो साइकिल की ट्यूब देखी होगी, ट्यूब के अंदर एयर होती है, अगर मैं यह पिन कर दूं तो एयर यहां से यहां आ गई, तो अंदर प्रेशर हाई हो गया, बाहर प्रेशर क्या है इसके कंपैरिजन में, लो। लो। आप टच करके देखना उसको रूम टेम्परेचर पर, आपको ठंडी लगेगी वो गैस। बैलून में करके देख लेना, चाहे आप बैलून में पिन करके देखना, एयर भर के बैलून से बाहर निकलेगी तो वो ठंडी लगेगी। उसका रीजन ये है कि रूम टेम्परेचर पर कोई भी रियल गैसेज जो होती हैं, जो एक्चुअल में जो गैसेज होती हैं, वो बाहर आते ही लो टेम्परेचर पर एक्सपेंड होने लग जाती हैं और अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी खर्च करती हैं, अपना अट्रैक्शन तोड़ने के लिए अपनी एनर्जी खर्च होती है, इसलिए कौन सा इफेक्ट देंगी वो, कूलिंग। कूलिंग इफेक्ट। अगर हम ये वाला प्रैक्टिकल बेटा टेम्परेचर बढ़ाते जाएं और नोट करते जाएं, तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा जब वो कूलिंग शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। बढ़ा हुआ टेम्परेचर उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक कर देगा, एक्सपेंशन होगा, लेकिन क्या नहीं होगी, कूलिंग नहीं होगी, कोई भी पार्टिकुलर गैस हुई। अब और हाई टेम्परेचर पर इसी प्रैक्टिकल को रिपीट करो आप, और हाई टेम्परेचर पर रिपीट करोगे तो इतना ज्यादा टेम्परेचर गैस के पास है कि वो उसको एक्सपेंड भी कर देगा, कुछ टेम्परेचर बच भी जाएगा जो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा। तो अब वो कूलिंग की बजाय क्या शो करने लग जाएगा, हीटिंग। तो ये जो टेम्परेचर बीच में एक टेम्परेचर आया, जिस टेम्परेचर पर किसी भी गैस ने अपना पार्टिकुलर बिहेव चेंज किया है, जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन कूलिंग होना चाहिए था, वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन उस टेम्परेचर पर कूलिंग से किसकी तरफ मूव होने लगा है, हीटिंग की तरफ। इसीलिए इसका नाम क्या, इन्वर्ट, बदलना, इन्वर्ट होना। पहले ठंडा हो रहा था फिर गर्म होने लग गया, उल्टा होने लग गया। इसलिए इसको कौन सा टेम्परेचर बोलोगे आप, इन्वर्जन टेम्परेचर बोलोगे। जब गैस के पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, वो तो रिपल्सिव फोर्स तो है ही, जब रिपल्सन हो रहा है तभी तो दूर दूर जा रहे हैं। तो ये जो होता है मोस्ट ऑफ रियल गैसेज में, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपने चैप्टर स्टार्ट किया आइडियल से, आपने चैप्टर कहां स्टार्ट किया था, आइडियल से। आइडियल किसको बोलते हैं, वो पार्टिकुलर कंडीशन होती है जब गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच ना अट्रैक्शन और ना रिपल्सन होता है। और लास्ट क्लास में हमने उठाया लिक्विफिकेशन। हमने बोला कि गैस के मॉलिक्यूल में अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएंगे तो फिर कौन सा चीज आ जाएगी उसमें, वहां पर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस होने लगेगा। डेविएशन तो हो ही गया, आइडियल तो रही नहीं, जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो आइडियल कहां है बेटा। और फिर आपने लास्ट में कहां छोड़ा है उस चैप्टर को, कि अगर हम अट्रैक्टिव फोर्सेस की तरफ ना जाएं, अगर हम रिपल्सिव फोर्सेस की तरफ जाएं, तो फिर कौन सा टेम्परेचर काम आएगा हमारे, इन्वर्जन। तो गैसेस, बट ये आपको ध्यान रखना है कि जो गैसेस का एक्सपेंशन है हाई प्रेशर, वो वैसे भी क्लियर है बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, आइडियलिटी में भी देखें तो, मतलब पी एनआरटी प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो आप हाई से लो में आ रहे हो तो प्रेशर कम हो रहा है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। उसी को तो कूलिंग कह रहा है। वो रूम टेम्परेचर पर जो ये प्रोसेस होता है, ये प्रैक्टिकल होता है, ये कूलिंग कहता है। क्लियर। यस सर। अब देखो सर, आप, सर हाँ बोलो। सर हाई प्रेशर पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, हाई प्रेशर पे सर गैसेस के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगा।
हाई प्रेशर में गैस दबी हुई है बेटा, तो पास पास में पड़े हुए हैं तो अट्रैक्ट हो रहे हैं ना। सर तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम में तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होते हैं। वो तो हम एक आइडिया, वो जो वाइंडर वाल इक्वेशन पूरा लेके वो तो उस इक्वेशन से सोल्व कर रहे हैं। यहाँ तो हम कह रहे हैं गैस को दबा के रखा हुआ है आपने हाई प्रेशर में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया साइकिल की ट्यूब, तो आपने तो कंडीशन बना रखी है ना, ये तो साइकिल की ट्यूब में गैस के पार्टिकल दबे हुए होंगे, तो हाई प्रेशर होगा ना, समझ गए सर? उसमें फिर अलग कैसे आ रहा था बेटा? वो कंडीशन ही अलग थी, ये तो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, और वो आप नॉर्मल कंडीशन प्रेशर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ले रहे थे, वो तो आप एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर लो प्रेशर पर गैसेस के बिहेव ले रहे हो। ये तो एक प्रैक्टिकल कर रहे हो, किसी हाई रीजन बनाया हाई प्रेशर वाला, उसको लो प्रेशर रीजन में भेज रहे हो गैस को, आप अलग अलग है ना। ओके सर। अब आपके पास यहां पर जो ये जूल, इसको हम बोलते हैं चेंज, इसको बोलते हैं जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, क्योंकि जूल थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट था। थोड़ा और बता देता हूं, जूल थॉम्सन, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, म्यू जेटी लिखते हैं, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। एक्चुअली क्या होता है, ये मूल थॉम्सन कोफिशिएंट जो होता है, वेरिएशन इन टेम्परेचर विद वेरिएशन इन प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी या हीट, एच लिख देते हैं। तो प्रेशर के साथ टेम्परेचर में चेंज। तो आपके पास देखो इसमें 3 इफेक्ट आएंगे। नॉर्मली अगर कूलिंग इफेक्ट है, एक आपके पास नाइदर कूलिंग है नॉर हीटिंग है, एक आपके पास हीटिंग इफेक्ट है पार्टिकुलर गैसेस के लिए ना। जब आपका गैस कूलिंग शो कर रही है तो फिर इसका मतलब नॉर्मल जूल थॉम्सन कोफिशिएंट हो रहा है, तो आप बोलोगे म्यू जेटी जो है आपका वो पॉजिटिव है, मतलब ये प्रैक्टिकल पॉजिटिव हो रहा है। उल्टा चलना है आपको, मतलब ये पॉजिटिव का मतलब प्रोसेस हो रहा है, कूलिंग को पॉजिटिव बोलेंगे। अगर हीटिंग हो रहा है तो म्यू जेटी क्या बोलोगे आप? नेगेटिव। सिंपली आपके पास क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि टॉपिक तो पूरा एक मतलब आपके फिजिक्स का पूरा चैप्टर है, उसमें से थोड़ा सा पॉइंट में आपको इन्वर्जन टेम्परेचर वर्ड लिख के छोड़ दिया एनसीईआरटी ने, तो बाकी कुछ नहीं लिखा, लेकिन हमें उसको क्लियर करने के लिए कर रहे हैं कि और क्वेश्चन कोई आए तो रुके नहीं आपका। म्यू जेटी पॉजिटिव, म्यू जेटी नेगेटिव, तो हीटिंग इफेक्ट, और म्यू जेटी 0, तो आप बोलोगे नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग। प्रेशर में चेंज होने के साथ साथ टेम्परेचर में चेंज जो होता है उसको हम थॉम्सन कोएफिशिएंट कहते हैं। अगर टेम्परेचर डाउन होता है तो कूलिंग होती है, तभी हमारा इसका मतलब जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट पॉजिटिव आया है, मतलब जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव रहा। हीटिंग आती है तो नेगेटिव रहा है, अगर ना हीटिंग ना कूलिंग आती है तो म्यू जेटी 0 है, तो इन्वर्जन टेम्परेचर पे म्यू जेटी आप 0 लेंगे। तो ऐसे कुछ छोटे बड़े क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। क्लियर? सर ये एच, सर ये एच हीट या एंथैल्पी से एडियाबेटिक प्रोसेस बोला था ना हमने। यस सर, ओके। एच का मतलब कांस्टेंट एंथैल्पी। अब क्या है कि ये कुछ टर्मिनोलॉजी क्या है नेक्स्ट चैप्टर वाली आने लग गई है, तो अगला चैप्टर जब आ जाएगा तो सारी बड़ी इजीली हो जाएंगी। अब थोड़ी मुश्किल लग रही होंगी लेकिन आ जाएंगी अगले। कांस्टेंट एंथैल्पी, एच का मतलब है सर वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो हीट पे भी तो फर्क पड़ सकता है, जैसे इंटरनल एनर्जी बढ़ रही घट रही है तो। हाँ, तो वही तो सारा प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ बेटा। सकते टेम्परेचर इंक्रीज होने। हाँ, तो जब आपका कूलिंग होगा तो उस टाइम पे टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका? कम टेम्परेचर पे कूलिंग इफेक्ट आया है ना। जब टेम्परेचर इन्वर्जन से कम पे कूलिंग होगा और इन्वर्जन से ऊपर क्या आ जाएगा आपका? हीटिंग। इन्वर्जन टेम्परेचर, और जब इन्वर्जन, वो तो समझ आ गया, मैं बोल रही हूँ तो हीट पे भी तो फर्क पड़ सकता है, हीट भी नहीं कांस्टेंट रखते हैं ना। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो आपके कमरे का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो टेम्परेचर जरूरी है हीट से रिलेटेड हो, ये तो बहुत कुछ पढ़ोगे ना, अभी तक कहाँ पढ़ी है ये चीजें। अगर कमरे का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो हीट को बाहर नहीं फेंकते आप, एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाते आप। एग्जॉस्ट फैन लगाते हो तो हीट जो है वो बाहर फेंकता रहता है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि अभी बहुत सारे प्रोसेसेस करोगे जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा या हीट कांस्टेंट होगी, वो कैसे करोगे ये सारा कुछ सीखेंगे हम।
जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें रिलेटेड हुई हो। मतलब आप ये सोच रहे हो कि सर हीट तो कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है, हो सकता है प्रेशर से आ रहा है ना, वो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, वहां एच कहाँ आया था आपका, ये इक्वेशन किया आपने पीवी इक्वल टू एनआरटी, आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो टेम्परेचर क्या हो जाता है उसमें, इंक्रीज ही होता है। इंक्रीज होता है। तो एंथैल्पी तो कहीं नहीं आया ना, यहाँ पर हीट तो नहीं आया ना कहीं भी, हीट कहाँ आया है, तो इसका मतलब हीट कांस्टेंट रख के भी हम टेम्परेचर में वेरी कर सकते हैं हम प्रेशर या वॉल्यूम से, ठीक है। ओके तो सर। जरूरी नहीं है हीट के साथ रिलेशन रहे ही टेम्परेचर का। तो ये बेटा आपका कंप्लीट जो है इसके बारे में है गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें कुछ चीजें और दे रखी हैं आपकी, ये जो देखा था मैंने वेंडरवाल फोर्सेस, वेंडर वाल फोर्सेस, ये वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल होते हैं उसके बीच काफी वीक फोर्सेस होते हैं। ये फोर्सेस कैसे काम करते हैं, देखो बेटा, अगर मेरे पास एक कोई पोलर मॉलिक्यूल है, अगर पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है, अगर मेरे पास दो पोलर स्पीसीज हैं, पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन होगा, जो पोलर होगा उसमें प्लस माइनस होगा तो डाइपोल होगा ना उसमें, तो इसको बोलते हैं डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। जैसे एग्जांपल देखो, सपोज आपने HCl मॉलिक्यूल लिया, HCl, तो HCl और HCl मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन इसी टाइप का तो होगा बेटा, HCl, तो H और Cl में Cl पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, पोलर मॉलिक्यूल HCl, दूसरा मॉलिक्यूल भी सपोज HCl है, तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं थोड़ा बहुत। ये जो वीक अट्रैक्शन होता है, जो ये वीक अट्रैक्शन होता है, इस वीक अट्रैक्शन को बोलते हैं डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन या वेंडरवाल फोर्सेस। लेकिन ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे पोलर पोलर मॉलिक्यूल है, इट्स ओके। अगर बेटा मैं बोल दूं कि एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वन इज द पोलर मॉलिक्यूल, सेकेंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सपोज one is the polar molecule, second one is the suppose non polar molecule, तो उनमें भी ऊपर वाले से कम होगा लेकिन अट्रैक्शन होगा बेटा, ऊपर वाले से कम लेकिन अट्रैक्शन होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं HCl मॉलिक्यूल, इसको बोलेंगे पोलर वाले का तो डाइपोल मूवमेंट होगा, इसको डाइपोल बोलोगे आप, और इसमें इंड्यूस कर देगा, ये वाला मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस कर देगा नॉन पोलर में, इसलिए इसको बोलोगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ये दूसरे टाइप का वेंडरवाल फोर्सेस, पहले वाला डाइपोल डाइपोल, दूसरे वाला डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। जैसे एग्जांपल देखो आप, सपोज आपके पास एक तो HCl का मॉलिक्यूल है, एक HCl का मॉलिक्यूल है और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो आप इसको ऐसे लिखो HCl, ये सपोज मैंने HCl लिख दिया, ये HCl मॉलिक्यूल और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो क्लोरीन कैसा मॉलिक्यूल है बेटा, नॉन पोलर, और HCl कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर। पोलर। तो इसमें क्या होगा कि अब जो इसमें पोलरिटी होगी थोड़ी बहुत पॉजिटिव नेगेटिव, जब ये मॉलिक्यूल इसके पास आएगा तो ये क्या करेगा, इसका पॉजिटिव पार्ट इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के इसमें भी थोड़ी बहुत पोलरिटी प्रोड्यूस करने लगेगा। इसमें पहले नहीं थी, पहले नहीं होगा, बाद में हो जाएगी, मतलब कुछ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। ये जो अट्रैक्शन है साइंटिस्ट बोलते हैं ये इसलिए क्रिएट हुआ कि इसमें तो पोलरिटी थी, इसमें नहीं थी, लेकिन इसने इंड्यूस कर दी। तो इस वाले को क्या बोलोगे, जो नॉन पोलर था अब पोलरिटी इंड्यूस हो गई थी, इसको क्या बोलोगे आप, इंड्यूस पोलर या इंड्यूस डाइपोल, और इधर वाला जो है डाइपोल है। हाँ, बट ये होगा कि इस वाले अट्रैक्शन से ये वाला अट्रैक्शन फिर थोड़ा कम होगा। तीसरे टाइप का कहता है कि मान लो दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर भी हों, दोनों ही मॉलिक्यूल नॉन पोलर टाइप के हों, तब भी अट्रैक्शन हो सकता है, बहुत कम होगा, बहुत हल्का होगा,
बट होगा बेटा। उसको ये बोलता है अगर आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसको कहता है कि इंड्यूस डायपोल, मतलब दोनों में नहीं होगा लेकिन दोनों एक दूसरे को इंड्यूस करके क्रिएट कर सकते हैं, अट्रैक्शन बना सकते हैं। इंड्यूस डायपोल जो इंड्यूस डायपोल है, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होगा। इंड्यूस डायपोल जो अट्रैक्शन होगा ये सबसे वीकेस्ट है। एक लंदन नाम के साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था। इसको लंदन फोर्स भी बोलते हैं, डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। या इसको डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं। और ये वाला फोर्स जो कहता है ये अब तक का सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे एग्जांपल देखो, आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन भी लिक्विड होती है। ऑक्सीजन वैसे तो रूम टेम्परेचर पर क्या कहते हैं ऑक्सीजन को आप? गैस। तो ओ का मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए बेटा हमारा? ओ और ओ का मॉलिक्यूल, यानी कि O2 मॉलिक्यूल जो होना चाहिए वो नॉन पोलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो O2 गैस है तो इनके बीच अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बट यू नो कि गैस को तो लिक्विफाई कर सकते हैं हम। तो एक अगर लिमिट तक पास में ला जाए, किसी भी प्रेशर लगा के या कुछ भी लगा के हम एक दूसरे के क्लोज लाएं, तो अट्रैक्शन क्रिएट किया जा सकता है। और ये क्रिएट क्यों होता है इसको बोलते हैं, पहले किसी में नहीं था। सपोज किसी में एक मोमेंट्री मॉलिक्यूल में एक मोमेंट्री क्या हुआ, चार्ज इंबैलेंसिंग हुई, तो इसको बोलते हैं इट इज क्रिएटेड बाय मोमेंट्री इम्बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। सपोज किसी मॉलिक्यूल में थोड़ा इलेक्ट्रॉन का इस टाइप से एक तरफ नेगेटिव बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो गए, तो एक नेगेटिव पार्ट एक पॉजिटिव पार्ट बोल देते हैं। अब क्या हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ अभी, तो ये हो गया इंड्यूस्ड डायपोल। अब ये इंड्यूस्ड डायपोल अपना इफेक्ट दूसरी साइड भी दिखाएगा और उधर भी पोलरिटी क्रिएट कर देगा, तो उसमें भी इंड्यूस हो जाएगा। तो कहता है इसलिए आप गैसेस को लिक्विफाई कर पाते हो। ये फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है। तो देखो आप, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वेंडरवाल फोर्सेस जो हैं, आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह पहले पढ़ा हुआ है, यहां पर हम वेंडरवाल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो वेंडरवाल फोर्सेस बहुत वीकेस्ट फोर्सेस में आते हैं। लेकिन इन वीकेस्ट फोर्सेस में भी अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे, तो मैंने आपको 3 टाइप के फोर्सेस बताए, तो इनमें जो ज्यादा पावरफुल होगा, इन तीनों में बात करें तो कौन पावरफुल होगा बेटा बताओ? वेंडरवाल फोर्स, डायपोल अट्रैक्शन। और सबसे वीकेस्ट कौन सा होगा? इंड्यूस्ड डायपोल। ये लिखेंगे ना, इंड्यूस्ड डायपोल। इससे पावरफुल कौन सा कह रहे हो आप? डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। और इन तीनों में जो सबसे पावरफुल कौन सा होगा? डायपोल अट्रैक्शन। तो इस चीज से बिल्कुल क्लियर है कि जितना जितना ये फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होते जाएंगे, जितना इंक्रीज होते जाएंगे, इसका मतलब उतना अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होते जाएंगे, तो उनको अलग करना डिफिकल्ट होगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होते जाएंगे तो गैस का जो लिक्विफिकेशन है वो इजी होता जाएगा। एक तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन बढ़ता जाएगा, और दूसरा हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएंगे। लिक्विड बनता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट, गैस से बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के ज्यादा होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाते हैं। तो जब भी आपको एग्जांपल आ जाए, मॉलिक्यूल देखना हो, तो आप लिक्विफिकेशन एक तो अभी पीछे देख के आए हो, क्रिटिकल टेम्परेचर या ए और बी की वैल्यू से देख सकते हो आप। वन थिंग तो ये रखा है, तो फिर आप किससे देख सकते हो? कोई पिछले दिनों भी बात बताई थी कि पहले आप ये देख लिया करो कि पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर है। पोलर है तो पोलरिटी किसमें ज्यादा है, जैसे एज एग्जांपल
एज एग्जांपल मैंने आपसे ये ले लिया कि मैंने कहा कि भाई एक आपके पास हाइड्रोजन है, एक आपके पास सपोज ऑक्सीजन है ना, एक हाइड्रोजन है, एक आपके पास ऑक्सीजन है, सपोज एक आपके पास NH3 है, या एक आपके पास HCl है, और एक आपके पास NH3 है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दे दिया। अब मुझे ये देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है। तो ये मॉलिक्यूल देखो NH3 वाला, NH3 में क्या होगा, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ के आए हो आप। HCl वाले मॉलिक्यूल में क्या होगा बेटा, डाइपोल डाइपोल है, मतलब पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर है तो हमें मोलर मास देखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से भी ज्यादा पावरफुल है। अब ये दोनों है H2O2, दोनों कैसे मॉलिक्यूल है देखो, नॉन पोलर। नॉन पोलर में फिर किससे डिवाइड करते हो अट्रैक्टिव फोर्सेस आप, मोलर मास से। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा, नॉन पोलर में देखना मोलर मास से, पोलर में नहीं। नॉन पोलर में हम क्या करेंगे, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे। तो अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो किसका ज्यादा होगा बेटा, पता भी लग रहा है हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पर गैस है जिसका लिक्विफिकेशन बहुत डिफिकल्ट है, अभी 2-3 जगह पढ़ा हमने, हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है। उससे ऑक्सीजन का लिक्विफिकेशन इजी हो सकता है। HCl और इजिली लिक्विफाई हो सकता है, इसलिए गैस या लिक्विड में आ सकता है। और अमोनिया तो ऑलरेडी आपका जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिक्विड में मिलता ही है आपको। तो इधर से इधर जाओगे तो क्या इंक्रीज हो रहा होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे होंगे ना। तो अगर आपका एग्जाम्पल आ जाए तो एग्जाम्पल देख करके आप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर सकते हो। अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूं बेटा, एक गैस दे देता हूं हीलियम, एक दे देता हूं नियोन, बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हीलियम और नियोन का। और क्यों होगा, नियॉन। नियोन, बिकॉज दोनों गैसेस कैसी हैं बेटा, देखो वापिस दोनों कैसे आ रहे हैं, नॉन पोलर हैं। नॉन हीलियम में पोलर, पोलरिटी है नहीं, नियन में पोलर। तो नॉन पोलर है तो किससे चेक करोगे आप, मोलर मास। मोलर मास से, मोलर M डैश मास। से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आप बना सकते हो। तो इसका मतलब इधर से इधर जाऊंगा तो इस केस में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। सपोज देखो, मान लो मैंने आपसे ये पूछ लिया क्वेश्चन कि भाई क्लोरीन है एक, एक क्लोरीन ले लिया Cl2 मॉलिक्यूल, और एक मैंने ले लिया बेटा ICl। तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। अगर Cl2 मॉलिक्यूल है बेटा तो Cl2 कैसा मॉलिक्यूल हो गया, नॉन पोलर। नॉन पोलर। लेकिन ICl है तो कैसा हो गया, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दोनों अलग अलग एटम है, तो कैसा मॉलिक्यूल हो गया ये, पोलर। तो ऐसे करके देखना है, ऐसे ऐसे एग्जांपल आ सकते हैं आपके पास। और आपको पता है कि नॉन पोलर से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, पोलर का। पोलर का। तो इधर जाओगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होंगे। तो एक आइडिया लग जाएगा आपको, अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज हो सर जाएंगी। ICl पोलर कैसे? आयोडीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थोड़ी ना होती है। इसका मॉलिक्यूल बनाओगे तो ICl क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज्यादा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। फिर पोलरिटी कैसे देखते हैं हम, डायपोल मोमेंट जीरो थोड़ी आएगा इसका। और Cl2 में दोनों एटम एक जैसे हैं तो इसकी दोनों जो है बिल्कुल एक जैसे हैं, तो डायपोल मोमेंट जीरो आएगा। जिसका डायपोल मोमेंट जीरो है, केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ा है, उसी मॉलिक्यूल तो आप नॉन पोलर बोलते हो, तो इसको आप पोलर ओके बोलो। सर। सर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हमेशा डाइपोल डाइपोल से स्ट्रांग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है बेटा डायपोल डायपोल से, वो वहीं मिलती है जब हाइड्रोजन N के साथ अटैच हो, फ्लोरीन के साथ, या ऑक्सीजन जो केमिकल बॉन्डिंग में किया था हमने। यस सर, वो तो आपने पढ़ाया था। हम्म, क्योंकि वो भी तो एक टाइप की डाइपोल डाइपोल ही है, लेकिन वो स्पेशल केस है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला देंगे हम उसमें। ओके सर। क्लियर, चलें आगे बेटा। एक अगर अब जो भी चैप्टर करते हो थोड़ा NCERT जरूर रीडिंग कर दिया करो आप। कुछ छोटी छोटी चीजें अगर दे रखी हो तो मेंशन कर दिया करो। जैसे ये क्या है कि ये जो आपके जितने भी वेंडरवाल फोर्सेज हैं, ये वीक फोर्सेज हैं।
ये आपके वीक फोर्सेस हैं। तो वैंडरवाल फोर्सेस वीक फोर्सेस हैं, तो इसमें जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है, जो मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन एनर्जी है, वो डिस्टेंस पर या मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करती है और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इंटरेक्टिव एनर्जी जो है आर आपका आएगा 3, स्टेशनरी फेज हो तो, मतलब स्टेशनरी मॉलिक्यूल हो तो आर की पावर 3 पर डिपेंड करेगी। छोटे छोटे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड, कभी कभार इधर उधर जो अगर कोई हम टेस्ट वेस्ट देते हैं तो कुछ लोग पूछ लेते हैं इस तरह के, कि बस यही पता करने के लिए कि पूरी आपने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। और यही एनर्जी जो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन एनर्जी है, ये R इज इक्वल टू 6 होगा अगर आपका ये जो फेज है मूविंग पार्टिकल हो, इफ रोटेशन हो मॉलिक्यूल, रोटेशन और मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल स्टेशनरी स्टेट में होते हैं तो आपने R से अलग रिलेशन करना है, और अगर इंटरेक्शन एनर्जी है रोटेशन फेज के अंदर देखने तो अलग करना है आप, तो रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल करना है। क्लियर है बेटा ये? तो ये आपका देखो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये ओवरऑल चीज ऐसे आ रही है हमारे पास। तो ओवरऑल जो है हमारा मतलब मेनली तो आगे किया हमने वो 3 पार्ट ही हैं कि आपका पहले आइडियल गैस इक्वेशन कैसे चलेगा और फिर एक रियल गैस बिहेवियर कैसे होगा। सपोज अभी मेरे पास कुछ मिनट हैं आपके लिए, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, प्रॉब्लम करके दिखाएंगे आप। UMPS of 8 gram H2 gas is 200 meter per second. Calculate the kinetic energy of hydrogen gas. सपोज ये प्रॉब्लम दे दिया बेटा मैंने आपको, UMPS of 8 gram hydrogen gas is 200 meter per second. Calculate the kinetic energy of hydrogen gas. UMPS का फार्मूला जानते हो ना बेटा? अंडर रूट 2RT by m, MPS मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सबसे स्मॉलेस्ट। और काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोजन गैस की निकालने का फार्मूला भी जानते होंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 3/2RT इंटू n। तो निकालो जरा बेटा, करो देखो। क्या बेटा निकाला इसका आंसर? सर 15 पाई आ रहा है जूल्स में। 15 पाई जूल्स वैल्यू निकालना था पूरा, लेकिन 15 पाई आ रहा है तो 3.14 आ रहा है। 45 आ रहा है तो नहीं बेटा, मिस्टेक आ रहा है कुछ, इसीलिए दिया है मैंने अभी टाइम था मेरे पास, मैंने कहा कि ऐसी चीजें डिस्कस कर लूं
क्वेश्चन करते टाइम ना कुछ इस तरह की मिस हो जाती हैं चीजें, फार्मूला सब याद होता है, फिर भी कोई ना पॉइंट मिस हो जाता है। किसी और बच्चे ने किया बेटा? देखो मैं शेयर करता हूं उससे, क्या गलती हो सकती थी इसमें। क्वेश्चन देखने में बड़ा इजी लग रहा था, सिर्फ कैलकुलेशन थी। तो पहला मिस्टेक देखो बेटा ये हो सकता है, जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो यूएमपीएस का फार्मूला आता है हमें। क्या फार्मूला होगा बेटा यूएमपीएस का? सर 240 जूल है आंसर। 242 किसमें यूनिट क्या आ रही है? 240 जूल, 240 जूल। जूल। ये देखते हैं, ये कुछ लग रहा है। तो देखो आप यूएमपीएस निकालोगे तो यूएमपीएस का फार्मूला क्या होता है बेटा? अंडर रूट 2RT अपॉन m। और स्पेशली ये ध्यान रखना है कि यहाँ m इंटू 10-3 किया करो। ये देखो मैंने बात बोली भी थी तुम्हें, क्योंकि हमारी हैबिट क्या होती है, m किस में रखते हैं हम? ग्राम वाला, और हमें रखना कौन से होता है? केजी वाला। तो 2RT अपॉन m तो याद होता है, लेकिन ये मिस हो जाता है कई बार, ये वाला चीज जो है ये मिस हो जाती है, इसलिए ये ध्यान रखनी है। तो यूएमपीएस, अब आप यूएमपीएस निकालो। देखो यूएमपीएस तो दे ही रखा था उसने 200, ये स्क्वायर कर देते हैं, अंडर रूट हट जाएगा, इधर आ जाएगा 2RT बाई m। मोलर मास रखो बेटा, हाइड्रोजन का कितना आएगा मोलर मास? हाइड्रोजन है तो 2, तो वो भी 2 आ गया। लेकिन उस 2 के साथ में ये मिस हो जाता है कई बार, क्योंकि सारा कुछ एसआई में चल रहा है। देखो मीटर पर सेकेंड एसआई में दे रहा है आपको, तो मीटर पर सेकेंड एसआई में दे रखा है, तो आपको 210-3, तो आरटी की टर्म में ये निकाल लेते हैं पहले। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, और इधर आ जाएगा 200 आरटी की वैल्यू 10-3। तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 ये हट गए, ये हट गए, कितना हो गया बेटा आरटी की वैल्यू? 40 आ गया। आरटी का वैल्यू आ गया 40। चलो इधर निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था? अगर पर मोल होता तो 3/2 आरटी होता, पर मोल होता 3/2 आरटी, इनटू हमारे पास क्या आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स n, तो 3/2। आरटी की वैल्यू तो निकाल चुके आप बेटा 40, तो 40 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। आरटी की वैल्यू 40 आ गया यहाँ पर। n देखो कितना निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स है, वेट दे रखा है 8, और इंटू मोलर मास। एट इंटू 3/2 4 इंटू मोलर मास। कैलकुलेट करो बेटा इसको। क्या आ रहा है देखो, हाँ तो बेटा जो कैलकुलेट करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ये बेटा कर लेना, ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है कुछ, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। 3/2 हाँ इंटू 40। सर ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो। मैं कुछ और पूछ रही थी सर, जो स्टार्टिंग में आपने ग्राफ बताया था सबसे पहले प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, जो गैस का लिक्विफिकेशन था उसके लिए, उसमें सर जब वो लिक्विफिकेशन हो रही थी तब प्रेशर कांस्टेंट चला गया था। हाँ उसमें क्या होता है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर लिक्विफिकेशन होता है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उसको बोलते हैं, आप कभी भी देखना, जैसे मान लो आप क्या करो, आइस लो, देखो आप ना आइस लेना
और आइस में ये 326 कितना आ गया था, ये 3624, आइस लेना और आइस को आप ठंडा करना स्टार्ट करना, आइस को या गर्म करना स्टार्ट करना, या एक उल्टा करो, वाटर लो आप, वाटर को फ्रीज में ठंडा करना स्टार्ट करो वाटर को। तो वाटर को जब मैं ठंडा करना स्टार्ट करूंगा तो आइस कितने पर बनना स्टार्ट होगा? वो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप थर्मामीटर लगा के छोड़ना, देखना तो जब तक सारा का सारा H2O लिक्विड किस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? आइस में। आइस में, तब तक टेम्परेचर कितना दिखाता रहेगा वो हमें? 0। हाँ, जब आइस बन जाएगी सारी, अब वापस आइस ठंडी होनी स्टार्ट होगी, अब टेम्परेचर फिर डाउन होना लगेगा। तो ये जो प्रोसेस होते हैं, जो फेज चेंज बोलते हैं इसमें हम इसको, फेज चेंज। सर ये टेम्परेचर के लिए तो पता था, प्रेशर के लिए भी होता है? प्रेशर भी होता है बेटा। अब जब आप करेंगे ना ये, अब एक बात बताओ, मान लो मैंने यही वाला एग्जांपल लिया आपका, H2O आइस लिया, क्या लिया था हमने? वाटर लिक्विड, और इसको मैंने आइस में कन्वर्ट कर रहा था। आपने मुझे ये तो कहा कि सर ये जब तक लिक्विड आइस में कन्वर्ट होगी टेम्परेचर कितना रहेगा यहाँ पर? 0। प्रेशर कितना रहेगा बता सकते हो आप? 1 atm ही तो रहेगा जो एटमोस्फेयर का प्रेशर है। 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर। तभी तो आप कहते हो फ्रीजिंग पॉइंट। ये बात हम अधूरी बोलते हैं, जो हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल में हमें क्या बोलना चाहिए? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर। समझ गए? ऐसे जब बॉइलिंग बोलते हो तो क्या बोलते हो आप? बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं ना अपने, तो ये हाफ बोलते हैं हम। हमें क्या बोलना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस एट 180। 1 atm। क्योंकि अगर हम मान लो किसी उसके ऊपर चले जाएं हम, हिल स्टेशन पर वगैरह पर, तो वहां पर टेम्परेचर में फर्क पड़ जाता है ना बॉइलिंग टेम्परेचर पर। वहां क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि वहां के प्रेशर में भी फर्क आ जाता है बेटा। इसलिए ये हमें कंप्लीट बोलना चाहिए। यही रीजन है कि हम क्या बोलते हैं, जैसे मैं आपसे ये पूछूं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, तो आपका आंसर क्या होगा? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, तो क्या आंसर दोगे बेटा? बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही बोलोगे आप, बट एट 1 atm प्रेशर साथ में जोड़ना है। ठीक है? ओके सर। आता जाएगा बेटा, अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी तो चल रहे हैं, अभी स्टार्ट हुए हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में गैस ही सीखा है हमने अभी, है ना? ठीक है बेटा, नाउ आई एम लीविंग बिकॉज देयर इज वन अनदर क्लास फॉर मी। तो मैं अभी लीव कर रहा हूँ। अभी आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जस्ट अभी क्लास है मेरा एक और, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। ठीक है? गुड इवनिंग सर। थैंक यू। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। गुड इवनिंग।